मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से 35वां प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एमवीवीआई क्वेश्चन जो है उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। उसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, लिख करके हम आपको समझा रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बातें याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का अगला नंबर क्वेश्चन है अर्थात 2 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बच्चे 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बताई जा रही है। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, और आप यहाँ पे बने रहे इस चैनल पे, आपको जो है जरूर हर एमवीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रश्न फिर से सुनिएगा, प्रश्न है कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। इसका आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से समझते हैं, इसका आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रकाश कैसा तरंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है प्रकाश कैसा तरंग है। इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, प्रश्न है प्रकाश कैसा तरंग है। इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ होती है इसकी प्रकृति, तो आप जरूर इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर अर्थात 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। उसका आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करती है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रश्न जो है घुमा घुमा कर पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो है ध्यान से देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो आपको जो है हर प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करती है। और इस पे एक और प्रश्न आता है, कि ऋजु रैखिक गमन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ऋजु रैखिक गमन क्या है। ऋजु रैखिक गमन, तो यह भी बात आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ दे कि ऋजु रैखिक गमन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रश्न फिर से सुन लेते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो आपको आंसर देना है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऋजु रैखिक गमन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम लोग ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का अगला नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा कैसा पदार्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है चंद्रमा कैसा पदार्थ है। तो आपको बताना है आंसर में अदीप्त पदार्थ है। ठीक है, चंद्रमा कैसा पदार्थ है जी, तो इसका आंसर होगा अदीप्त पदार्थ है। ठीक है, अब अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसा पदार्थ जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है उसे हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा, जिस जिस पदार्थ के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, अर्थात उसको प्रकाशित होने के लिए किसी के प्रकाश से को लेना पड़ता है या दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि उसके पास अपनी प्रकाश नहीं है, वह दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न का था 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6ठा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे रहा 6ठा नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। इसका आंसर होगा 2। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हमने स्पेशल जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम का हमने वीडियो बनाया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके जो है विषय विज्ञान सर्च की देखिएगा, प्लेलिस्ट में फिजिक्स, उसमें आपको जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम मिलेगा। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है और कौन कौन है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। तो वह नियम कौन कौन है। तो सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न का 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। इसका आंसर होगा उल्टा होता है। तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है जी। तो उल्टा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए देखिए, आपको जो है हर प्रश्न का आंसर बारीकी से याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। आप मेरी ध्वनि को सुनिए और उस पर जो है गहन अध्ययन कीजिए, उसको सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कि किस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। प्रश्न है किस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर होगा काल्पनिक। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटना घटित होती है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटना घटित होती है। इसका आंसर होगा समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटना होती है, अर्थात समतल दर्पण में बायां भाग दाएं दिखाई देता है और दायां भाग बाएं दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटना घटित होती है, तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश डैश होती है। आपको बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश डैश होती है। तो क्या होती है, तो आधी होती है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। अब प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो F, इसलिए F बराबर क्या होगा आपको, तो R/2 होगा। ठीक है, क्योंकि यह गुना में तो क्या होगा, भागा में होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो प्रश्न याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसको कहते थे कितनी होती है, तो आधी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। तो याद रखिएगा सभी परावर्तक सतह के लिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वह सभी परावर्तक सतह के लिए क्या होता है, सत्य होता है। चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आपतन कोण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर है क्या? कोण आर के। ठीक है, तो वही चीज समझाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं जी? तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का अगला नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का अगला नंबर प्रश्न है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश डैश होती है। ठीक है, डैश डैश है अर्थात क्या है? तो इसका आंसर दुगुनी। ठीक है, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है अर्थात आर बराबर जो होता है वो क्या होता है? 2f होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? 2 गुनी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न को तथा 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। यह कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो जो बच्चे अगर इस प्रश्न को मिस करते हैं तो समझ जाइए कि उसका 1 नंबर चला गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुन लेंगे। प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का अगला नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का अगला नंबर प्रश्न है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। तो आशा करते हैं कि आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो रहा होगा और आपको हर प्रश्न जो है बारीकी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट में गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है सर्च लाइट में गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो रहा होगा और आप बारीकी से मेरे आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे तो आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। बशर्ते आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में साइड मिरर अर्थात पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में साइड मिरर पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। ठीक है, प्रश्न है अगला प्रश्न दर्पण सूत्र क्या है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दर्पण सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है दर्पण सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो ये क्या है? दर्पण सूत्र है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे एग्जाम में। प्रश्न है अगला कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? इसका आंसर होगा वास्तविक। अर्थात अवतल दर्पण का जो फोकस होता है उसका फोकस जो है वास्तविक होता है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? इसका आंसर होगा काल्पनिक। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर, 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो 28वां नंबर प्रश्न है किस दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है किस दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अर्थात अवतल दर्पण में जो है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अर्थात अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो रहा होगा। चलिए 31वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 31वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा फोकस एवं ध्रुव के बीच में। अर्थात अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को आप फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के स्पेशल वीडियो हमने आपको बनाया है। आप जो है इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो है पार्ट 1 फिजिक्स का जो है खोल के देखिए। वहाँ पे जो है आपका विशेष और अवतल दर्पण बने प्रतिबिंब का स्पष्ट वीडियो आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे आपको, या उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे भी आप जा करके देख सकते हैं। और जो भी बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए 10वीं क्लास की, तो वही बच्चे के लिए बहुत ही फायदाजनक वीडियो है। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है उस आएंगे इस साल। प्रश्न है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो याद रखिएगा अनंत पर। अर्थात अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर प्रश्न होता था 33वां नंबर प्रश्न क्यों। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, क्या होता है? तो 1 के बराबर। ठीक है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है उसका आवर्धन जो होता है वह 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 34वां नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात सेकंड लास्ट की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ये रहा। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? उसका आंसर होगा m बराबर 0, अर्थात आवर्धन बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आज 35 क्वेश्चनों के सीरीज में सबसे लास्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज के 35 प्रश्नों का सीरीज जो है उसमें से सबसे अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को डैश डैश करता है, अर्थात परावर्तित करता है। अर्थात किसी भी वस्तु को हम लोग तभी देख सकते हैं जब वो प्रकाश के परावर्तन का नियम का फ्लो करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को डैश डैश करता है, अर्थात परावर्तित करता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है 35 प्रश्नों का जो सीरीज था वे सभी 35 प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे
दिखाई दिए, आपने उसको समझा और आप भी उसको याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको लगता है कि ये 35 प्रश्न जो है आपके स्क्रीन में आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, VVI है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, और इसके साथ ही और आपको और भी MBBS क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई हैं। इसी के साथ सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को और सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को और सभी देश के विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।